नमस्कार, आरपीएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो ये हम होम साइंस के वीडियो में आज हम टेक्सटाइल शुरू कर रहे हैं। टेक्सटाइल जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ा था, तो वो फूड एंड न्यूट्रिशन की ब्रांच में आता है। तो आज हम कुछ टेक्सटाइल के भी टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉटन से, लेकिन कॉटन पर डिस्कस करने से पहले टेक्सटाइल का मतलब समझ लेते हैं। टेक्सटाइल का मतलब वस्त्र विज्ञान, यह भी होम साइंस की यानी कि गृह विज्ञान की एक शाखा होती है। वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान इसके तहत हम कपड़ों के क्वालिटी के बारे में, रेशों के बारे में, धागों के बारे में चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे हैं, करेंगे। ठीक है। और तो पहला है यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि वस्त्र क्यों इम्पोर्टेंट है। इतना तो आपको पता ही है। आदि मानव पहले कैसे होते थे, पत्ते वगैरह वगैरह पहन के अपने शरीर को ढका करते थे। ठीक है। और जैसे जैसे संस्कृति डेवलप हुई, समाज डेवलप हुआ, तो उन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट किया। तो ये वस्त्र का एक इतिहास है। पहले मनुष्य किस अवस्था में रहता था? नग्न अवस्था में। उसके बाद उसने शिकार करना शुरू किया, जानवरों को मारा और फिर जानवरों की खाल से उसने कुछ उनकी चमड़ी वगैरह पहनी, खाल वगैरह का यूज़ किया। फिर उसने खेती करना स्टार्ट किया, तो उसने चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखा। उसने भी देखा कि ये लोग कैसे कैसे करते हैं, रेशों की तरह, प्राकृतिक रेशों के ज़रिए कैसे चिड़िया अपना घर बनाती है। तो क्योंकि जब कृषि आई, कृषि व्यवस्था प्रारंभ हुई, तो इनका भी दिमाग, मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था शुरू की। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या है, जब वर्ण की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन सामाजिक व्यवस्था का जब विस्तार हुआ, तो व्यवस्था और अच्छी होने लगी। व्यक्ति कपड़े अच्छे से पहनने लगा, ढंग से रहने लगा, तन ढकने लगा। और फिर मशीनीकरण ने आके इस चीज़ को व्यापक स्तर पर व्यापार के रूप में चालू कर दिया। ठीक है, मशीनीकरण। तो ये तो एक जनरल वे में हमने पढ़ा कि क्या वस्त्र का इतिहास रहा है, ये उसकी हिस्ट्री है। ठीक। अब नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस किस मायने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या करता है, वस्त्र हमें वर्षा से, धूप से बचाव करता है। ठीक है, मौसम से सुरक्षा करता है, जंगली जानवरों से सुरक्षा करता है। तो इन सब वजह से क्या हुआ कि वस्त्र की उत्पत्ति होती गई। और इसके अलावा भी इसके 3 सिद्धांत दिए गए हैं, 3 थ्योरी दी है। साइकोलॉजिकल थ्योरी के बेस पे वस्त्रों के रूप में, वस्त्रों के जो सिद्धांत दिए गए हैं परिधानों को लेके, वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वस्त्र के सिद्धांत भी हैं। ये तो हमने इतिहास पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी। जल्दी जल्दी पढ़ें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको समझाने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए हम उसको आगे बढ़ते हुए इसके सिद्धांतों को भी देख लेते हैं जल्दी से। वस्त्र के 4 सिद्धांत हैं। पहला आता है आपका लज्जाशील सिद्धांत। लज्जाशील सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडेस्टी। मॉडेस्टी क्या है, जब व्यक्ति को शर्म आने लगी, समाज में रहा, उसको शरीर ढकने की इच्छा हुई, तो वो क्या किया, उसे शर्म का एहसास हुआ, लज्जा आई, तो उसने वस्त्र पहनना शुरू किया। और मॉडेस्टी एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, अब अपने अपने जाति, प्रदेश या देश के साथ बदलता रहता है। यानी कि ये हर शब्द जो है जगह जगह के हिसाब से बदला जाता है, पर इसका अनुसार कि व्यक्ति अपने लज्जा के कारण वस्त्र पहनना स्टार्ट किया। दूसरा है इमोडेस्टी। इमोडेस्टी का अर्थ होता है कि अलज्जा से, लज्जाहीन सिद्धांत। कुछ सोच ऐसी रहती है कि जिस कपड़े पहनने में से वह अपने शरीर को ढकता नहीं है, बल्कि उन अंगों को ढककर दूसरों को आकर्षित करना, मतलब स्पेशल एरिया को ढकना ताकि दूसरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये इमोडेस्टी का सिद्धांत, मतलब लज्जाशील के अपोजिट इसमें सिद्धांत चलते हैं। अट्रैक्ट करने के लिए उसी हिस्से को ढांकना जिससे व्यक्ति का आकर्षण बढ़े। फिर नेक्स्ट इसमें आता है सुरक्षात्मक सिद्धांत। ये तो जनरल व्यू है कि हम जंगली जानवरों से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए क्या करते थे, कपड़ों का प्रयोग करने लगे, सुरक्षात्मक सिद्धांत।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा आपका सजावट सिद्धांत, सजावटी सिद्धांत। इसको आमतौर पर क्या है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सजने संवरने के चलते ही उसने वस्त्र धारण किया होगा। शरीर की ज़रूरत के अलावा जो भी पहना जाता है वह सिर्फ अपने आप को सजाने के लिए होता है। वस्त्र तो आपको सिर्फ ढाकता ही है, लेकिन वस्त्र के अलावा भी इंसान एक्स्ट्रा कुछ कपड़े पहन लेता है, गहने पहनता है, ज्वेलरी यूज पहनता है, तो क्या होता है कि वो भी सजावट के सिद्धांत में आ जाता है। तो वस्त्र की 3 थ्योरी होगी, लज्जाशील, इमोडेस्टी, मॉडेस्टी, सुरक्षात्मक और सजावटी सिद्धांत। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे है रेशा। तो हमारा टॉपिक है रेशा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रेशा क्या है। आपने अभी भी जो कपड़े पहने होंगे तो वो धागों से निर्मित रहते हैं, इतना तो हमें पता है। जो धागे होते हैं, धागों से ही आपके वस्त्र बने होते हैं, ठीक है। तो धागों से वस्त्र बने होते हैं, यानी कि जैसे आप कॉटन का कपड़ा पहनते हो, रेशम का कपड़ा पहनते हो, पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हो, ठीक है। कई तरह के आप कपड़े पहनते हो ना, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग गुण वाले कपड़े पहनते हो। तो उसी तरह जब आप एक जनरल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने कॉटन का सूती कपड़ा पहना है, और सूती के कपड़े में आप देखते हो कि धागों से, कई सारे धागों की जब एक रचना बनती है, संरचना, तब एक कपड़ा बनता है। अब वो कपड़े को क्या डिज़ाइन दिया गया है, कि वो सूट बन गया है, कि साड़ी बन गया है, कि वो पैजामा बन गया है, कि पैंट बन गया, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम बेसिकली उसकी एकदम निम्न चीज़ को, मतलब उसकी सूक्ष्मतम चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आप धागा देख रहे हो ना, उस धागे को भी अगर उसे अलग करके देखोगे, जैसे ये धागा है आपका, इसको भी अलग करके देखोगे तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं दिखती हैं, रेशे टाइप के, हल्के हल्के रोए टाइप में। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके रेशा कहलाते हैं, तंतु, जिसे हम तंतु कहते हैं और रेशा दोनों शब्द को यूज़ करते हैं। तो धागा की जो सबसे छोटी संरचना होती है वो है रेशा, अर्थात तंतु, ठीक है। इस प्रकार क्या क्लियर होता है कि जो तंतु होता है या रेशा होता है, रेशा या तंतु, इनके मिलने से, जब ये रेशा तंतु के आपस में बॉन्डिंग की जाती है, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है, तब जाके क्या बनता है, एक धागा बनता है, एक धागा बनता है। और जब कई सारे धागों को आपस में एक पैटर्न के थ्रू जोड़ा जाता है, जैसे ताना बाना, इसके ज़रिए जोड़ा जाता है ना, तो इसके ज़रिए जब जोड़ा जाता है तो आपका एक कपड़ा बनता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैब्रिक, फैब्रिक। और अब ये कपड़ा बन गया, अब वो आपके पहनने योग्य कपड़ा बनता है, जिसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ बन गई, गारमेंट वगैरह, जैसे कि आपने पैंट बना लिया, शर्ट बना लिया, सूट बना लिया, जीन्स बना ली, वटेवर, जब जो भी आपने बनाया इस कपड़े से, वो जो बन गया वो आपका फाइनली कोई डिज़ाइनर कपड़ा बन गया, ठीक है। तो रेशा और तंतु से बनता है आपका धागा, और धागे से बनता है कपड़ा, और कपड़े से गारमेंट, जो आप पहनते हो अच्छे अच्छे कपड़े, ठीक। तो इसके बाद क्या है कि इसीलिए एक थ्योरी कही जाती है कि फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक इसी को बोला जाता है। फाइबर जो कि रेशा और तंतु से लेकर जो कपड़े की जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसे बोलते हैं फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशा से लेकर कपड़े तक की यात्रा, मतलब ये पूरी प्रोसेस होती है, तब आपका एक कपड़ा बनता है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं रेशे का वर्गीकरण। अभी जैसे आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि वस्त्र विज्ञान, इसमें ये टॉपिक है हमारा। वस्त्र विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, ये हमारा सब्जेक्ट में आता है, मतलब कि होम साइंस का एक पेपर है। रेशा या तंतु पहले बनता है, फिर दूसरे नंबर पे आपका सूत या धागा बनता है, तीसरे नंबर पे आपका कपड़ा बन जाता है, एंड फाइनली चौथे नंबर पे आपका वस्त्र बनता है जो आप पहनते हो। अब हमें डिस्कस करना है रेशे का वर्गीकरण। रेशे का वर्गीकरण 2 आधार पे किया गया है। किस आधार पे? एक है लंबाई के आधार पे और दूसरा प्राप्ति के आधार पे। जो ये रेशे होते हैं, कुछ रेशे होते हैं जो कि छोटे होते हैं साइज़ में, कुछ रेशे होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में, और एक
फिलामेंट लंबे फॉर्म में होते हैं। तो जो रेशे छोटे होते हैं वो स्टेपल कहलाते हैं, छोटे रेशे स्टेपल, और जो लंबे रेशे होते हैं वो फिलामेंट कहलाते हैं। हम आगे इसको यहाँ पे ब्लैंक पेज पे डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, ये लंबाई के आधार पे हम डिस्कस कर रहे हैं। रेशे का वर्गीकरण दो आधार पे होता है। पहला आधार क्या है आपका, लंबाई के आधार पे। तो पहले हम लंबाई वाला ही डिस्कस करते हैं। लंबाई के आधार पे एक होता है, लंबाई दो तरह की होगी, एक लंबा एक छोटा। तो जो लंबा होता है और जो एक छोटे आकार का होता है जिसे कहते हैं लघु। ठीक, तो जो लंबे आकार का रेशा होता है, रेशे को बांट रहे हैं हम, रेशे को लंबाई के आधार पे। तो रेशा जो लंबा आकार का होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट, ये टर्म अक्सर पूछा जाता है कि फिलामेंट क्या होता है, किस आकार का होता है। तो फिलामेंट दीर्घाकार का होता है, यानी कि लंबा रेशा दीर्घाकार। ठीक, और ये क्या होता है, लंबा रेशा होता है, प्लस इसको हम किस में मेज़र करते हैं, अगर जब हम इसे मापते हैं, इसकी जो इकाई होती है वो होती है आपकी मीटर में। इसे हम मीटर में नापते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, 300 मीटर। ठीक है, तो जो फिलामेंट होता है उसे मीटर में मापा जाता है। रेशम, रेशम और सभी कृत्रिम रेशे, और सभी कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। अर्थात वो कैसे होते हैं, लंबाई में बड़े होते हैं। जो फिलामेंट होते हैं वो लंबाई में बड़े होते हैं। इसका उदाहरण देखा जाएगा तो रेशम, और रेशम के साथ सभी जो कृत्रिम रेशे होते हैं, मतलब कि ह्यूमन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाए गए रेशे होते हैं, वो क्या होते हैं, या कंपनी के जैसे फैक्ट्री में बनाए गए रेशे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, आकार में फिलामेंट होते हैं। तो ये आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। रेशम जो होता है उसके जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं, और जो लघु होते हैं, लघु रेशों को हम क्या कहते हैं, स्टेपल। लघु रेशों को हम स्टेपल कहते हैं। ठीक है, तो स्टेपल कौन कौन से होते हैं, स्टेपल होते हैं रेशम को छोड़ के, क्योंकि रेशम तो फिलामेंट है, तो रेशम को छोड़ के सभी, रेशम नहीं होता है क्योंकि रेशम तो कृत्रिम है, इसको छोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं सभी प्राकृतिक रेशे। जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं, मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, फैक्ट्रियों में से या केमिकल के थ्रू नहीं बन के आते, वो सभी प्राकृतिक रेशे स्टेपल कहलाते हैं। ठीक है, स्टेपल कहलाते हैं। इनको किस में मापा जाता है, इनको इंच में मापा जाता है। इंच में इसे मापते हैं, और इनकी लंबाई कितनी होती है, आधे इंच से लेकर 15 इंच तक इनकी लंबाई होती है। आधा इंच से लेकर 15 इंच तक इनकी लंबाई होती है, किसकी, स्टेपल की। तो एक बार फिर से देखते हैं, रेशे का वर्गीकरण किया गया है। रेशे को दो तरह से बांटा गया है। एक है लंबाई के आधार पे, दो तरह के होते हैं, फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट दीर्घाकार, मतलब लंबा रेशा जो होता है उसे फिलामेंट कहते हैं, और जो छोटे रेशे वाले होते हैं उन्हें स्टेपल कहते हैं। ठीक है, और जो फिलामेंट होता है उसे मीटर में मापते हैं, जबकि जो लघु रेशा होता है, स्टेपल होता है, उसे इंच में मापा जाता है। इंच में ये आधे इंच से लेकर 15 इंच तक इनकी लंबाई, मतलब 15 इंच से ज़्यादा इनकी लंबाई नहीं होती है, जो स्टेपल होते हैं। और कौन कौन से फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट। प्राकृतिक रेशों की बात की जाए तो प्राकृतिक रेशे वह रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, जो कि फैक्ट्री में नहीं बन रहे हैं, जो कि केमिकल के थ्रू नहीं बन रहे हैं, और ना ही इसे मानव निर्मित हैं, तो वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। तो प्राकृतिक रेशों में सिर्फ रेशम ही एकमात्र ऐसा है जो फिलामेंट है, अर्थात जिसका रेशा लंबा होता है, लंबा रेशा होता है। और सभी कृत्रिम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। ठीक, और लघु रेशे की बात की जाए, अर्थात जो लंबाई में छोटे होते हैं, स्टेपल कहलाते हैं। ये स्टेपल
सभी प्राकृतिक में लेकिन रेशम को हटा देंगे क्योंकि रेशम फिलामेंट है, लंबे रेशे वाला है। तो लघु के अंतर्गत जो सभी प्राकृतिक रेशे होते हैं एक्सेप्ट रेशम को छोड़ करके, वो सभी लघु स्टेपल में आते हैं, लघु में आते हैं अर्थात स्टेपल में आते हैं, और इन्हें इंच में मापा जाता है। इतना क्लियर? अगर नहीं क्लियर रहेगा तो एक बार सुनने के बाद आप इससे फिर से पढ़ो, ठीक है? फिर से सुनो और उसके बाद अगर अपने नोट्स आपने कुछ बनाया उसको पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। या बुक रीडिंग या क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। तो इसमें फिर क्या है, अभी हम पढ़ रहे थे फिलामेंट रेशा। तो फिलामेंट रेशा में भी 2 टाइप्स के और होते हैं। वो क्या है आपका, एक होता है उसमें एक रेशीय, ठीक है, मोनोफिलामेंट, और दूसरा होता है बहुरेशीय। ये फिलामेंट में होता है क्योंकि छोटे छोटे रेशे हैं तो वो और डिवाइड नहीं होंगे, वो इतने छोटे पहले से हैं इंच भर के, अब उसमें और क्या डिवीजन होगा और कितना उसे बांट सकते, तो वो नहीं रहता। फिलामेंट लंबे धागे होते हैं। अब उनको 2 बार में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। एक है एक रेशीय और दूसरा है बहुरेशीय। एक रेशीय में क्या होता है, एक ही प्रकार के लंबे रेशे होते हैं। इसमें क्या है, एक ही प्रकार के, इसमें जो रेशे होते हैं वो एक ही प्रकार के रेशे होते हैं। जबकि बहुरेशीय का मतलब मल्टी फिलामेंट, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे होते हैं। इसमें एक रेशे का मतलब कि एक ही तरह के रेशे, और बहुरेशे मतलब अलग अलग तरह के रेशे इसमें मिले होते हैं फिलामेंट में, जिन्हें हम मतलब कहने का कि हम अलग अलग रेशों को आपस में जोड़ते चले जाते हैं और आपका बहुरेशे मतलब फिलामेंट बन जाता है, जिसमें अलग अलग जोड़ के जरिए अलग अलग क्वालिटी के रेशे जुड़े होते हैं, वो आपका फिलामेंट होता है, ठीक, बहुरेशीय फिलामेंट। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ये तो आपका रिवीजन हो गया। तो अब हमारा टॉपिक हमने कितना डिस्कस किया, वस्त्र विज्ञान, टेक्सटाइल को कहते हैं रेशा या तंतु, जिससे हम धागा बनाते हैं या सूत बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है कपड़ा बनता है, ठीक है, कपड़े से फिर हम फाइनली जो हमको जिस तरह का कपड़ा पहनना है उस तरह के हम वस्त्र बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। फिर उसके बाद रेशे का वर्गीकरण लंबाई के आधार पे और प्राप्ति के आधार पे। लंबाई के आधार पे हमने डिस्कस किया फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट कैसे होते हैं, फिलामेंट लंबे होते हैं और स्टेपल छोटे होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, फिलामेंट का उदाहरण है रेशम। प्राकृतिक रेशों की बात की जाएगी तो रेशम इसका उदाहरण है, और सभी कृत्रिम रेशे फिलामेंट ही होते हैं क्योंकि वो फैक्ट्रियों में लंबे लंबे बनाए जाते हैं। और स्टेपल जो होते हैं ये हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए छोटे होते हैं। तो सभी जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, सभी प्राकृतिक क्या होते हैं, वो स्टेपल होते हैं। और इन्हें किस में मापा जाता है, इन्हें सब इंच में मापा जाता है, और फिलामेंट को मीटर में मापा जाता है। फिलामेंट एक रेशे और बहुरेशीय होते हैं। एक रेशे मतलब एक ही प्रकार के रेशों से बना होता है फिलामेंट से, और बहुरेशीय अलग अलग प्रकार के रेशों को आपस में जोड़ करके बहुरेशीय बना दिया जाता है, बहुरेशीय फिलामेंट, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें बेस पे डिवाइड किया गया है प्राप्ति के आधार, प्राप्ति अर्थात स्रोत के आधार पर, कि अर्थात हमें कपड़े या जो हम धागे बना रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, जहाँ से बनाते हैं। तो एक हम प्राकृतिक रेशा हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक रेशम प्राकृतिक है, रेशम प्राकृतिक है, और कृत्रिम। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहले प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। तो प्राप्ति के आधार पे 2 प्रकार के हुए, आपका प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है वो आपका क्या है, प्राकृतिक रेशा है। प्रकृति से मतलब जिसके लिए इंसान मशीनों के जरिए काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हमें नेचर से मिल रहा है, प्रकृति हमें दे रही है, बस हम उसमें थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करके उसको रेशा बना लेते हैं और अपने यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका क्या है, पहला वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे, वानस्पतिक स्रोत। दूसरा जानतों का मतलब होता है जंतु से प्राप्त होने के आधार पर रेशे। और खनिज,
जिनसे खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे। ठीक है, तो वानस्पतिक, जंतु और खनिज। तो वानस्पतिक के उदाहरण क्या हैं? जो हमें पेड़ पौधों के जड़िए जो मिलते हैं, रेशे बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम वानस्पतिक रेशे, यानी कि ये स्रोत के आधार पे हैं। वनस्पति जगत से प्राप्त स्रोतों के आधार पे रेशों का निर्माण किया जाता है। अब ये क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीज से बनता है, उनके तने से बनता है, उनकी पत्तियों से भी बनता है। तो यहाँ पे उनको भी अलग अलग बांटा गया है कि किसके पत्तियों का यूज करते हैं और किसके हम तने का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो वनस्पति जगत होता है इन सभी में क्या होता है? सेल्यूलोज, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट में। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था ना कि सेल्यूलोज होता है जो कि पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका पाचन शरीर में नहीं होता है, या क्या करता है, या आंत की क्रमानुकुंचन गति को तेज करता है ताकि मल शरीर के बाहर आसानी से निकल जाए, और कब्ज की समस्या को दूर करता है। तो सेल्यूलोज एक रेशेदार पदार्थ होता है। ठीक, तो सेल्यूलोज से वनस्पतियों में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। इसलिए वानस्पतिक जगत के जो प्राप्त जो हमें स्रोत हैं उसके आधार पे जो सेल्यूलोज होता है उसी के जरिए तंतुओं को बनाया जाता है, अर्थात धागों को निर्माण होता है रेशों का। तो पहले हम बीज की कैटेगरी में देखते हैं। तो बीज में आपका आता है कपास और कपोक। ठीक है, कपास और कपोक। बीज से क्या हुआ आपका? कपास। कपास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉटन। और क्या कहते हैं? सूती कपड़ा। ठीक है, तो कपास और कपोक। कपोक, कपास, कपोक, इससे कपड़े नहीं बनते। जो कपोक होता है ना, इससे कपड़े नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐंठन नहीं होती है। जो पेड़ होते हैं, कपास का पेड़ होता है, कपोक का पेड़ होता है, तो उसके बीज से इसका निर्माण किया जाता है, कपड़ों का निर्माण किया जाता है, रेशों का। लेकिन कपोक से कपड़े नहीं बन पाते क्योंकि इनमें ऐंठन नहीं होती है। ठीक है, ऐंठन नहीं होती है। फिर नेक्स्ट तना। तना में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि तने में आता है आपका लीनन, हेम्प, जूट, सन, रेबी। ठीक है, आदि। यहाँ पे हम जूट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है। लिनन इम्पॉर्टेंट है, लिनन। ठीक, और रेमी के बारे में क्या है कि जो रेमी होता है ये नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। किसके पौधे से? नेटल के पौधे से। चाइना ग्रास। तो क्वायर, इसमें तने में क्या आता है? तने में क्वायर भी आता है, COIR, क्वायर, जिसे कोयर भी कहते हैं। ये क्या होता है? जो को सीड बम में काउंट करते हैं। ठीक है, जो क्वायर क्या होता है? जो नारियल होता है ना, नारियल की खोल जटा जैसी, तो वो क्वायर होते हैं। ठीक, वो क्वायर होते हैं, वो भी तने से यूज होते हैं। फिर कभी कभी पत्तियाँ होती है ना, पत्ती के बारे में पत्ती से भी पढ़ेंगे कि पत्तियों के से भी रेशे हमें प्राप्त होते हैं। अब इसको हटा दें क्योंकि बहुत पच हो गया है। पत्ती से क्या है? पत्ती से पीना और सीसल। पत्ती से पीना और सीसल। पीना किससे प्राप्त होता है? अनानास से। अनानास। ठीक है, अभी हम इनके बारे में डिटेल में बहुत एक एक वीडियोस बना के डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बेसिकली इसको समझ रहे हैं कि बस जनरल वे में कि वनस्पति जगत से बीज, तना, पत्ती, इनसे भी रेशे बनाए जाते हैं। तो बीज कौन कौन सा होता है? बीज होता है कॉटन है, कपास। कॉटन और कपास सेम है, बस हिंदी लिख रही हूँ। कपास और कपोक, ये आपके बीज से बनाए जाते हैं। कपोक में ऐंठन नहीं होती है, इस वजह से इसमें वस्त्र नहीं बन पाते हैं। फिर तना में क्या आता है? तना में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में ज़्यादा कपड़े बनते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिनन, कोयर,
हेम्प, रेमी, जूट, ठीक। और आपका पत्ती से क्या आया, पत्ती से पीना और सीसल। अब नेक्स्ट हम जंतु से प्राप्त होने देंगे। तो जंतु से क्या क्या मिलता है हमें, जंतु से हमें एक मिलता है रेशा ऊन का और एक मिलता है सिल्क। तो ऊन किससे मिलता है, भेड़, बकरी, इन सब से मिलता है। और सिल्क क्या है, वो एक कोकुन नाम के कीड़े से मिलता है, ठीक है। और खनिज, खनिज के बारे में पढ़ेंगे तो सोना, चांदी, एस्बेस्टस, तो इसमें कई सारे आते हैं। और प्लास्टिक, नायलॉन, ये सब भी है। धातुओं से, जैसे ये सोना चांदी है तो क्या होता है, जरी की कढ़ाई की जाती है ना, जरी, गोटा। तो इस सोने और चांदी के तार से कढ़ाई जो की जाती है, जो बड़े बड़े घरों में, बहुत बड़े घरों में पहने जाते हैं, लोग पहनते हैं, तो वो सोने चांदी के तारों से उसकी क्या कहते हैं, स्टिचिंग करवा लेते हैं, जरी का काम करवाते हैं। तो वो आपके खनिज कपड़े भी बनते हैं धागे के, कढ़ाई वगैरह में। और एस्बेस्टस क्या होता है, जो आग अग्निरोधक होते हैं, मतलब जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, जो आग को बुझाने के लिए जाते हैं, तो वो एक कपड़ा पहने रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो भी एक एस्बेस्टस का बना होता है, मेटल का बना होता है। तो वो भी एक धातु का बना, खनिज का बना कपड़ा होता है। तो इससे भी इस तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। स्पेशली कैसे, अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते हैं जिनमें आग ना लग पाए, अग्निरोधक वस्त्र बनाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि 750 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इतने गर्म, इतने ऊंचे ताप पर भी ये पिघलते नहीं हैं, इतने ऊंचे ताप पर भी। और ये क्या होते हैं, उत्तम श्रेणी के क्रिसोलाइट भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है, एस्बेस्टस क्या होता है, अग्निरोधक होता है, जो आग बुझाने वाले लोग पहनते हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं कृत्रिम रेशे के प्रकार में। कृत्रिम रेशा, ये तो हमने प्राकृतिक पढ़ा, जो प्रकृति से मिल रहा है, जैसे वनस्पति से, जंतु से और खनिज से। अब पढ़ेंगे इसमें कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशे में क्या है, कृत्रिम रेशे में आता है जो कि मैन मेड है। तो मैन मेड रेशे कौन से हैं, वो है आपका रेयॉन, जिसमें 3 कैटेगरी है रेयॉन की, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम, विस्कोस। और जो लियोसेल हैं उनको, और इसे रेयॉन को लियोसेल भी बोलते हैं, LYOCELL, लियोसेल भी बोलते हैं। फादर ऑफ रेयॉन क्या है, कौन है, तो ये जनरल पूछा जाता है कि फादर ऑफ रेयॉन, क्योंकि रेयॉन एक मैन मेड फाइबर है, मनुष्य के द्वारा निर्मित फाइबर है। तो काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, इन शॉर्ट इसको हम बोल सकते हैं चार्डोनेट। रेयॉन के फादर कौन है, जनक कौन है इसको बनाने वाले, चार्डोनेट, फादर ऑफ रेयॉन चार्डोनेट। रेयॉन को लियोसेल भी कहते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरी होती है, एक है नाइट्रोसेल्यूलोज, दूसरा कुप्रामोनियम और विस्कोस। इसको थोड़ा हम ब्लैंक पेज पे डिस्कस कर लेते हैं जी। तो पहला है इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज, सेलुलोज किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, मतलब कि पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। अब यहाँ पे नाइट्रो जोड़ा है, यानी कि सेलुलोज और नाइट्रोज, मतलब कि वनस्पति के कुछ तत्वों का यूज इसमें किया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या फैक्ट है जो आपको याद करना है। 1884 में, 1884 में एडमर्स ने, जॉर्ज एडमर्स ने क्या किया था, सेलुलोज किससे प्राप्त होता है, वनस्पतियों में होता है। जो पादप जगत और जंतु जगत की कोशिका पढ़ी होगी, तो पादप जगत की जो कोशिका होती है, पादप कोशिका, उसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो सेलुलोज और नाइट्रोजन, हिंदी में लिख दे रहे हैं, और नाइट्रोजन प्लस सल्फर। तो 1884 में जो एडमर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज एडमर्स, साइंटिस्ट या उनको कह सकते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का काम करते रहते होंगे, कपड़े वपड़े टेक्निकल। तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया, सेलुलोज के साथ नाइट्रोजन, मतलब जो पेड़ों से प्राप्त होने वाली
प्रोटीन थी, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट था, सेलुलोज में नाइट्रोजन को मिला दिया और सल्फर को मिला दिया। तो इससे क्या इन्होंने नया तत्व बनाया, नाइट्रोसेलुलोज। ये मैन मेड में आपका पहला आता है नाइट्रोसेलुलोज। इसकी ड्रॉबैक क्या थे, मतलब इसकी हानि क्या थी, ये अधिक खर्चीला था। इसके जो कपड़े बनते थे वो बहुत खर्चे, क्योंकि इसको बनाने में टेक्निक बड़ी महंगी लग रही थी, तो इसके जो कपड़े बनते थे वो भी बहुत महंगे होते थे, इसलिए ये नहीं चला। फिर इसमें सेकंड आया कुप्रामोनियम। कुप्रामोनियम, अब ये लास्ट का वर्ड देखिए जी, तो ये कैसे मिला हुआ है, अमोनियम से। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो कुप्रामोनियम क्या है, 1890 में, 1884 में वो है नाइट्रोसेलुलोज, फिर 1890 में डेसविजिल ने, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, तो डेसविजिल ने क्या किया, एक अमोनिया सिल्क बनाएगा। अमोनिया इसके लास्ट में नाम है ना, तो उसी को आप देखिए, अमोनिया सिल्क भी इसको कहते हैं, अमोनिया सिल्क इसको नाम दिया। इसने क्या किया, इसमें सेलुलोज को मिलाया, क्योंकि वनस्पति जगत की प्रोटीन थी, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज को मिलाया, प्लस इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है NaOH, और उसके बाद सोडा मिलाया, सोडा ऐश मतलब राख को मिलाया, इनको साथ में उबाला, और फिर उसके बाद क्या है, अमोनिया सिल्कों को बनाया। ठीक है, तो ये भी क्या था, ये भी महंगा था, क्योंकि जिसको बनाया इतनी सारी टेक्निक केमिकल वगैरह मिलाया, तो ये भी बहुत महंगा हुआ, लेकिन ये बढ़िया भी था। ठीक है, तो कुछ चल भी गया। अब लास्ट इसमें आया तीसरे नंबर पे क्या है, विस्कोस। विस्कोस कब आया, 1892। पहला वाला नाइट्रोसेलुलोज 1884 में किसने बनाया था, जॉर्ज एडमंड्स ने, सेलुलोज, नाइट्रोजन और सल्फर को मिलाकर। क्या प्रॉब्लम हुई कि ये बहुत खर्चीला हो गया। फिर सेकंड आया 1890 में, मतलब 6 साल बाद, LH डेसविजिल के द्वारा 1890 में, जिसे अमोनिया सिल्क भी बोला जाता है। इन्होंने सेलुलोज के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडा ऐश मिलाया और फिर कुप्रामोनियम को बनाया। लेकिन ये क्या था, ये भी बहुत महंगा था, लेकिन अच्छा भी था। फिर आया विस्कोस, ये कब आया, 1890 के बाद 2 साल बाद, 1892 में। किसने इसको डेवलप किया था, क्रॉस एंड मिडल ने। इन्होंने क्या किया था, सेलुलोज, क्योंकि इसमें देखिए हर जगह सेलुलोज मतलब कि प्राकृतिक रेशे का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैन मेड था, लेकिन पूरी तरह से केमिकल नहीं था, पूरी तरह से केमिकल नहीं हुआ था। तो सेलुलोज के साथ इन्होंने क्या मिलाया, फिर कास्टिक सोडा मिलाया, NaOH, कास्टिक सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया, लेकिन ये कम खर्चीला था, ठीक। तो ये हमने बेसिक पढ़ा है, अभी हम इसके बारे में डिटेल धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जब। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने पढ़ लिया मैन मेड के बारे में। तो ये हो गया मैन मेड फाइबर। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, सेकंड क्या है, कृत्रिम रेशे में सेकंड क्या है आपका, मानव निर्मित रेशा, और दूसरा रासायनिक रेशा। रासायनिक रेशे को सिंथेटिक रेशा भी बोलते हैं। सिंथेटिक बोलते हैं ना, सिंथेटिक कपड़ा है, मिक्स है, फैक्ट्री में बना है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको थर्मोप्लास्टिक भी बोलते हैं, और बोलते हैं इसको थर्मोप्लास्टिक। ये जैसे कपड़े होते हैं, ये गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जब ऐसे कपड़ों को गर्म किया जाता है तो कपड़े सिकुड़ जाते हैं। ठीक, अभी ये हमने बेसिक सारी हमने जानकारी ली। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है क्या, कपास। तो आज का हमारा टॉपिक था कपास, जिसे डिस्कस करने में ज़्यादा समय लग गया, बेसिक डिस्कस करने में।
खैर अब हम कपास पे बढ़ते हैं, लेकिन एज अ इंट्रो हम केवल थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसकी तो पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये तो उसकी प्रोसेस है जो अभी हमें नहीं पढ़नी है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कपास। तो कपास क्या होता है? कपास एक प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, जो हमने पढ़ा। कपास क्या है? कपास प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। किससे मिलता है? पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले रेशे को क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशा कहते हैं। तो यह इसे सफ़ेद सोना, यूनिवर्सल फाइबर, मानव मित्रवत रेशा, किंग ऑफ फाइबर भी कहा जाता है। इसे कई सारे नाम दिए जाते हैं। सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना, किंग ऑफ फाइबर, किंग ऑफ फाइबर। माफ़ कीजिएगा, इसकी पीपीटी पूरी बन नहीं पाई थी, इसलिए मैंने ऐसे डिस्कस किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से पीपीटी तैयार करके डिस्कस करेंगे। तो ये आपको नोट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके इसको नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। मतलब कपड़ों का, मतलब फाइबर का भी ये राजा होता है, रेशों का राजा इसे बोलते हैं। मानव मित्रवत रेशा, क्योंकि ये मनुष्य का दोस्त होता है। सूती कपड़ा कैसा होता है? बहुत रिलैक्स फील होता है। ताकि इस कपड़ों से क्या होता है, आपका शरीर हवा पाता है, अंदर जाती है हवा का आर पार होना महसूस होता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे यूनिवर्स फाइबर भी कहते हैं, यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं, यानी कि सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? यह अरेबिक भाषा के क्यूटॉन शब्द से बना है, ठीक है। क्यूटॉन शब्द से बना है। लगभग 5000 साल पहले यह देश में प्रयोग लाया जा रहा है। यह वनस्पति जगत से पहला प्राप्त होने वाला है। किससे बनता है? अभी हमने डिटेल में पढ़ा था ना, कपास किससे बनता है? कपास बीज से बनता है। इसका पेड़ होता है, उसके बीज से यह बनता है। इसका फसल चक्र कितना होता है? इसका फसल चक्र, इसका फसल चक्र 200 दिन होता है, अर्थात लगभग 1 साल से कम, या कह सकते हैं लगभग 1 साल का समय लगता है इसकी फसल पूरी होने में। तो इसका जन्मदाता क्या है? इसका जनक कौन है? किसने इसको शुरुआत किया था कपास पैदा करना? भारत ने ही शुरू किया था। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये होता है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है। तो इन राज्यों में कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन, अगर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, उत्पादन करता सर्वाधिक, तो वो आपका नाम आता है अमेरिका। अमेरिका को शॉर्ट में लिखते हैं यूएसए, और पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका उत्पादन करता कौन है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला यूएसए, यानी कि अमेरिका। इसकी जलवायु क्या है? इसकी जलवायु क्या है? किस जलवायु में ये पैदा होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु में, जहाँ ये जलवायु पाई जाती है वहाँ पे इसका उत्पादन होता है। और यह क्या होती है? यह काली मिट्टी में उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी होती है ना, दक्षिण भारत में ज़्यादा पाई जाती है, जिसे हम रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। तो दक्षिण काली मिट्टी में यह उपजने के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि यह मिट्टी क्या होती है? क्षारयुक्त होती है, ठीक है। इसके पेड़ की लंबाई कितना होता है? पेड़ कितना लंबा होता है? पेड़ 5 से 6 फीट का लगभग लंबा होता है, ठीक। 5 से 6 फीट इसका पेड़ लंबा होता है, जबकि कपास का रेशा, पेड़ इसका 5 से 6 फीट लंबा होता है और इसका रेशा 2 से 2.5 इंच लंबा होता है। इंच पीछे हमने पढ़ा था ना, इंच क्या है? इंच का मतलब ये क्या है? स्टेपल है,
इसको स्टेपल कहेंगे। ठीक, और कपास के रेशे का मापन इंच में होता है। यह एक स्टेपल रेशा है। सबसे पहले 1818 में कलकत्ता में इसका कारखाना स्थापित हुआ था। 1818 में कलकत्ता में कारखाना खोला गया इसका सबसे पहला। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही डिस्कस कर